दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक महात्मा गांधी के बारे में। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक और परास्नातक स्तर के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय, रचनाएं और प्रमुख विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया था और 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां वे 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन लगभग 22 वर्ष रहे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की नीति से नाराज होकर इसके विरुद्ध 1893 से 1914 तक अहिंसात्मक संघर्ष किया था और गांधी जी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी जी का जीवन जो है, आप देखेंगे तो शुरुआती चरण जो है उनके व्यक्तिगत जो अध्ययन है और उनके पेशे से संबंधित रहा, लेकिन 1915 से जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब उसके बाद भारत में उनका जो राजनीतिक जो योगदान है वो शुरू होता है। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया, जिसको कि चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। और आप जान लीजिए, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम जो है सत्याग्रह था जिसमें उनको अपनी बात मनवाने में सफलता मिली थी। गांधी जी ने अपने विचारों को वर्ष 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक में संकलित किया था और 1920 में इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन यानी नन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जो फरवरी 1922 तक चला था। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया था और वर्ष 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों का आह्वान किया और करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी के व्यक्तित्व पर कई लोगों का, कई कृतियों का, कई महापुरुषों का, विचारकों का प्रभाव पड़ा। इन पर टॉल्स्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा गांधी जी ने बाइबिल के अध्याय पर्वत प्रवचन से इस बात को ग्रहण किया था कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पर चाटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो, अपने शत्रु से प्रेम करो। और गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और इससे इतना अधिक वो प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय नाम से इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया। और अनटू दिस लास्ट पुस्तक से गांधी जी को जो सीख मिली थी उसमें उन्होंने लोगों के सामने रखा कि एक वकील का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक नाई का कार्य। एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है और शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। तो गांधी जी के विचारों पर जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा उसमें कई प्रकार के पुस्तकें और व्यक्तित्व शामिल हैं। और आप जान लीजिए, गांधी जी ने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था कि पैसिव रेजिस्टेंस यानी अहिंसक प्रतिकार की कल्पना सबसे पहले श्यामल भट्ट रचित गुजराती कविता से उनको सूझी थी और इसका सारांश ये था कि यदि तुम्हें कोई पानी पिलावे और तुमने भी बदले में उसे पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही सभी खूबी है। और ये जो चीज़ें हैं ये बाइबिल के जो पर्वत प्रवचन वाला भाग है उसमें भी यही दिया है कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो,
बल्कि जो तुम्हें सीधे गाल पर चाटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। तो गांधी जी के जीवन पर जॉन रस्किन, टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थोरो आदि अराजकतावादी विचारकों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। और टॉल्स्टॉय की एक रचना है कि बैकुंठ तुम्हारे भीतर है, यानी द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। इसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि ये जो पुस्तक है इसने उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। कि टॉल्स्टॉय की रचना है ईश्वर का साम्राज्य, यानी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और आप जान लीजिए कि गांधी जी ने जब ये पुस्तक पढ़ी तब उनके मन में अहिंसा के संबंध में कई संदेह थे, लेकिन उनके संदेहों का निराकरण इस पुस्तक से हो गया। और इसी पुस्तक के अध्ययन के कारण ही गांधी जी अहिंसा पर दृढ़ जो है रहने वाले व्यक्ति बन गए, या दृढ़ विश्वास करने वाला व्यक्ति उनको बना दिया। और गांधी जी टॉल्स्टॉय की तरह अहिंसा के अंधभक्त नहीं थे। अपने आश्रम में माड़ासन बछड़े की असह्य वेदना कम करने के लिए उन्होंने इंजेक्शन द्वारा उसकी हत्या को हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा माना है। तो अगर किसी का कष्ट जो है वो असह्य है और उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है, तो मृत्यु जो है उसके कष्ट का सबसे बड़ा जो है, या मृत्यु जो है उसको कष्ट से मुक्ति दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब आइए गांधी जी की प्रमुख रचनाएं और पत्र पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तो गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन 2 पुस्तकों में, हिंद स्वराज में और अपनी आत्मकथा में किया है। 2 पुस्तकें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हिंद स्वराज और आत्मकथा, जिसका नाम है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और आप जान लीजिए इसके अलावा उनकी और रचनाएं जो हैं वो शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय है। इसके अलावा इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का संपादन किया। हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया, ये सभी जो है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं गांधी जी के द्वारा ये संपादित होती थीं। अब आइए गांधी जी के विचारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गांधी जी का जो दर्शन था उसका आधार धर्म, ईश्वर और सत्य है। गांधी जी का जो दर्शन है उसका तात्विक आधार धर्म, ईश्वर और सत्य है। गांधी जी धर्म को संकीर्ण रूप में नहीं बल्कि उसके व्यापक रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया, और वो कहते थे कि धर्म जो है जीवन और समाज का प्राण तत्व है, आधारभूत तत्व है। इसको निकालने से व्यक्ति और समाज दोनों निष्प्राण हो जाएंगे। इसके अलावा जो ईश्वर है, गांधी जी ने ईश्वर को, सत्य को ईश्वर माना है, और वो कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है और हमारी अंतरात्मा जो है वो ईश्वर की वाणी है, या अंतरात्मा हमें वही करने को प्रेरित करती है जो ईश्वर चाहता है। इसके अलावा अहिंसा को भी गांधी जी ने नकारात्मक रूप में न लेकर उसको सकारात्मक और व्यापक अर्थ में जो है इसको प्रयोग करने, या अहिंसा के इन्होंने व्यापक अर्थ को ग्रहण किया था। गांधी जी ने अपने विचारों में सत्याग्रह पर अधिक बल दिया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए कष्ट सहना, और यदि जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसको, उसके प्रति किसी भी तरह से हिंसा का प्रयोग न करना। ये सत्याग्रही के लिए मूल जो है बातें हैं, आधारभूत बातें हैं। गांधी जी सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाने के समर्थक थे, इसलिए सत्य की प्राप्ति के लिए उनको स्वयं कष्ट सहना मंजूर था। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो मनुष्य मात्र के प्रेम पर आधारित है और इसमें विरोधियों के प्रति घृणा की भावना नहीं है। गांधी जी सत्य के साथ ही साथ अहिंसा पर बहुत बल देते थे, और गांधी जी का जो सत्य की अवधारणा है वो अकेली नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा एक साथ आते हैं। उनके अनुसार अहिंसा कायरता का नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक है। गांधी जी ने अहिंसा के बारे में यंग इंडिया के एक अंक में लिखा है, यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, फिर भी ये सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि वही व्यक्ति सत्य, अहिंसा और प्रेम के तत्व को समझ सकता है जो अंतः चेतना और आत्मा में विश्वास करता हो। यानी
गांधी जी की जो धारणा है वो पूरी तरह से भौतिकतावादी नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, या यूँ कहें कि ये अंतरात्मा से प्रेरित है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा में सभी समस्याओं के निराकरण की शक्ति है। और ये जो गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा थी, तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य का जो रवैया था उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता था, क्योंकि भारतीय जो हैं वो हर तरह से कमज़ोर थे। उन पर ब्रिटिशों का अत्याचारपूर्ण शासन था और उससे निपटने के लिए अहिंसा जो है महत्वपूर्ण उपकरण था। हिंसा को अगर हम हिंसा से दबाने का प्रयास करते या हिंसा से प्रतिकार करते तो उस समय हमारे पास शक्ति नहीं थी उतनी कि हम उसको जो है शक्ति का सामना कर पाते, वो भी ब्रिटिश शक्ति का। तो परिस्थितियों के अनुसार गांधी जी ने जो अहिंसा का जो प्रयोग किया था या अहिंसा का मूल मंत्र दिया भारतीयों को, वो काफ़ी हद तक कारगर था। सत्याग्रह क्या है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, आप जान लीजिए। सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह, और सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह और सत्य पर अडिग रहना। सत्याग्रह सामाजिक क्रांति का गांधीवादी तरीका है और गांधी जी के अनुसार अपने विरोधियों को दुखी करने के बजाय स्वयं पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त कराना ही सत्याग्रह है। दोस्तों, सत्याग्रह जो है वो गांधी जी की कार्य पद्धति का आधार है। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया था और इसका नाम और मौलिक सिद्धांतों का विकास गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का संचालन आत्मिक शक्ति के बल पर किया जाता है और सत्याग्रह का जो दर्शन है उसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि सत्य की विजय होती है। सत्य क्या है, इसका निर्णय कैसे हो, इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अहिंसा का पालन करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है तो उसकी अंतरात्मा ही सत्य का दर्पण बन जाती है। गांधी जी कहते हैं कि जब मनुष्य को इस बात का विश्वास हो जाए कि वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, तब चाहे उसे कितनी भी बाधाएं और यातनाएं क्यों न सहन करनी पड़े, अपने मार्ग से तनिक भी विचलित न होना ही सत्याग्रह है। और उनका कहना था कि जो आत्मबल या व्यक्ति का जो आंतरिक बल है वो पशु बल के साथ संघर्ष है। इसमें पशु बल पर आत्मबल की विजय निश्चित है। इसमें संख्या का महत्व नहीं है। कोई भी एक भी सच्चरित और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति बड़े से बड़े साम्राज्य से टक्कर ले सकता है और गांधी जी ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और इसको उन्होंने सिद्ध करके दर्शाया। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही में कई गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण है कि वो सत्य पर चलने वाला हो, अनुशासन में रहने का अभ्यस्त हो, मन वचन और कर्म से अहिंसा में विश्वास करने वाला हो, छल कपट झूठ हिंसा आदि का सहारा न लेता हो। इसके अलावा गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्याग्रही को 11 व्रतों का पालन करना आवश्यक बताया था। इन 11 व्रतों में आप देख सकते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण है। तो सत्याग्रह यानी सत्याग्रह का जो शस्त्र है बड़ी सावधानी और बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए और शांतिपूर्ण रीति से अन्याय का प्रतिकार करने के जब अन्य साधन विफल हो जाएं तब सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए कि सत्याग्रह के लिए जो 11 व्रत हैं उनका पालन करना जरूरी है। सत्याग्रह और एक टर्म आता है निष्क्रिय प्रतिरोध, इन दोनों में अंतर है। सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं बल्कि आदर्श के रूप में अपनाया जाता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा का पालन मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि निर्बलता के कारण किया जाता है। सत्याग्रह में सत्याग्रही विरोधी को कष्ट पहुंचाने के बजाय स्वयं को ही कष्ट झेलता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने के उद्देश्य से कार्य किया जाता है। सत्याग्रह वीरों का शस्त्र है। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता और हिम्मत की जरूरत पड़ती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का शस्त्र है। सत्याग्रह प्रेम मूलक है, ये विरोधी के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है।
सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के दौरान प्रौढ़ शिक्षा, खादी, अस्पृश्यता निवारण, मद्यपान निषेध आदि कार्यक्रमों को अपनाया, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्यों के लिए स्थान नहीं है। इसका किसी विशिष्ट जीवन दर्शन पर भी बल नहीं दिया जाता है। तो सत्याग्रह एक तरह से सकारात्मक है और निष्क्रिय प्रतिरोध आप देख सकते हैं तो ये नकारात्मक अवधारणा बन जाती है अगर हम गांधी जी के हिसाब से जो है सत्याग्रह की विवेचना करें। तो गांधी जी ने जो है सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है और दक्षिण अफ्रीका में जब पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था तो उसको उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया, लेकिन सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है, इसीलिए आगे चलकर गांधी जी ने अपने आंदोलनों के लिए सत्याग्रह शब्द को प्रयोग किया था। और आप जान लीजिए कि सत्याग्रही अहिंसा के सिद्धांत को मौलिक समझता है और किसी भी दशा में इसका परित्याग नहीं करता है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में ऐसा नहीं होता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है, जबकि सत्याग्रह में सत्याग्रही ही कष्ट सहता है। सत्याग्रह के कई रूप हैं जिनको गांधी जी ने अपने प्रयोगों में शामिल किया। इसमें असहयोग आंदोलन, जनता द्वारा शासन में सहयोग से इनकार करना। दूसरा रूप है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें अहिंसक और विनम्रतापूर्वक बुरे कानूनों की अवज्ञा करना शामिल है। अनशन, तो अनशन करके विरोधी के मन को आंदोलित कर देना जिससे वो अन्याय के पथ से हटकर न्याय के पथ पर चलने के लिए नैतिक रूप से विवश हो। हड़ताल इसका एक और साधन है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है जिसका लक्ष्य है स्वयं कष्ट सहकर विरोधी के हृदय को परिवर्तित करना। हड़ताल करने के लिए जो मांगे होनी चाहिए वो स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप जान लीजिए कि गांधी जी की जो विचारधारा है वो साधनों की श्रेष्ठता में विश्वास करती है, न कि साध्यों की। गांधी जी का कहना था कि अगर हमें अच्छे या उचित साध्य की प्राप्ति करनी है तो साधन भी उचित होने चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया है। और ये विचार, गांधी जी का ये विचार मार्क्सवाद से उनको अलग करता है। और गांधी जी मैकियावेलियन राजनीति के पूरी तरह उनका दर्शन अलग हो जाता है, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि यदि साध्य अच्छे हों तो कोई भी साधन प्रयोग में लिए जा सकते हैं या प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया था। आइए देखते हैं गांधी जी के राज्य संबंधी विचार क्या हैं। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, इसलिए वो राज्य को बहुत कम महत्व देते हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसका विरोध करते हैं। गांधी जी राज्य का विरोध कई कारणों से करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य का आधार शक्ति या बल प्रयोग है जिससे व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधा पहुंचती है, जबकि गांधी जी आप जानते हैं कि अहिंसा के पुजारी थे और उनके दृष्टि में राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है और राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों में वृद्धि नहीं करने देता है। इसलिए गांधी जी जो हैं वो राज्य को सीमित करने या राज्य विहीन समाज के जो है पक्षधर थे। महात्मा गांधी के विचारों को दार्शनिक अराजकतावाद या गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी की संज्ञा दी जाती है। गांधी जी के जो राज्य संबंधी विचार हैं वो अराजकता दार्शनिक क्रोपाटकिन और टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित हैं। गांधी जी का जो अहिंसात्मक समाज है उसमें राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि राज्य की शक्ति उसके कानून, हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित होते हैं। राज्य संबंधी इस विचार के कारण गांधी जी अराजकतावादी विचारकों के समकक्ष प्रतीत होते हैं। गांधी जी जब आदर्श राज्य के स्वरूप की बात करते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, तब वो राम राज्य की बात करते हैं और फिर वो एक दार्शनिक की तरह प्रतीत होते हैं। इस तरह से राज्य संबंधी इन विचारों के कारण ही गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। दोस्तों, गांधी जी ने जो है राज्य का इस तरह से जो है विरोध इसलिए किया है क्योंकि वो बल प्रयोग और शक्ति के बल पर शासन करता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो इसलिए गांधी जी जो है ये एक राज्य विहीन समाज के पक्षधर थे और उनके सिद्धांतों को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है।
और दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी कहते थे कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग जो है अवरुद्ध करता है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छा और स्वतंत्रता पर निर्भर है, लेकिन राज्य जो है वो शक्ति और बल प्रयोग पर आधारित होने के कारण केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य इसलिए अनैतिक है कि वो हम अपना कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दंड और भय के कारण करते हैं। इसलिए राज्य जो है वो बल प्रयोग पर आधारित संस्था है और गांधी जी भी किसी भी रूप में हिंसा के प्रयोग के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण विचार स्वराज से संबंधित है। स्वराज यानी स्वयं का शासन। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित स्वराज की अवधारणा स्वशासन, आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग को व्यक्त करता है। गांधी जी स्वराज शब्द को विस्तृत अर्थ में लेते हैं। स्वराज से तात्पर्य केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता नहीं, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का भी विचार निहित है। आप जान लीजिए, स्वराज के संबंध में गांधी जी का कहना है कि स्वराज का पौधा उस देश में जन्म लेता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हों, लेकिन वह इन परंपराओं की त्रुटियों के प्रति भी सजग हो और दूसरों से अच्छी बातों को सीखने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से गांधी जी व्यवहारिक स्तर पर स्वराज के पक्षधर थे। गांधी जी का आदर्श राज्य जो है वो राम राज्य था। तो इसके बारे में आइए जानते हैं कि गांधी जी का जो राम राज्य है वो किस तरह का था। तो गांधी जी ने राज्य का एक तरफ तो विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की जिसको वो राम राज्य कहते थे। गांधी जी के आदर्श राज्य में कई विशेषताएं हैं या उनके राम राज्य में, जैसे कि इसमें जो समाज है वो अहिंसात्मक समाज है, विकेंद्रीकृत सत्ता है, सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं बल्कि ये कई संस्थाओं में, कई संगठनों में, कई स्तरों पर विभाजित होती है। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने की और शासन का स्वरूप इनके राम राज्य में लोकतांत्रिक है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। गांधी जी के आदर्श राज्य या राम राज्य में गोवध का निषेध है, मद्य निषेध है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और निजी संपत्ति का स्वामी स्वयं को संपत्ति का स्वामी न समझकर सिर्फ न्यासी समझे, क्योंकि जो संपत्ति उसके पास है वो उसकी निजी नहीं बल्कि समाज की धरोहर है। तो गांधी जी ने आदर्श राज्य में कई विशेषताएं समाहित की हैं, जिनसे एक जो है सभ्य और ऐसे समतावादी समाज की स्थापना हो सकती है जिसमें सभी का विकास हो सके। सर्वोदय के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सर्वोदय का तात्पर्य सबका उत्थान या सबका विकास। इंग्लिश में कहा जाए अपलिफ्टमेंट ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल सर्वोदय का तात्पर्य है, यानी सभी का विकास। गांधी जी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग ऐसी जीवन पद्धति का संकेत देने के लिए किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, यानी जब प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा को अपने जीवन का नियम बना लेगा तब समाज में किसी का किसी के प्रति बैर भाव, विरोध नहीं रहेगा। तब सब मिलकर सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तभी सबका उदय हो सकता है या सबका कल्याण होगा। सर्वोदय के अंतर्गत गांधी जी जो निम्न वर्ग था, निचला तबका, उसके कल्याण को विशेष महत्व देते हैं और धनवान वर्ग से ये अपेक्षा करते हैं कि वो अपना धन निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित करें और ये आंतरिक भावना यानी मन से होनी चाहिए, किसी के दबाव से नहीं। गांधी जी के विचारों में एक न्यासिता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का विचार भी है। गांधी जी द्वारा आदर्श राज्य की संकल्पना में धनवान और निर्धन वर्ग का भेद मिट जाएगा, लेकिन ये एक लंबा रास्ता है। इसलिए तात्कालिक व्यवस्था के लिए गांधी जी एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं जो उनका न्यासिता सिद्धांत है। और न्यासिता सिद्धांत गांधी जी का जो है ये समाजवाद का विकल्प है। न्यासिता के सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांधी जी कहते हैं कि जब तक बड़े बड़े उद्योग, भारी मशीनें और बड़े बड़े व्यापार व्यवसाय के साधन समाप्त नहीं हो जाते, तब तक इन उद्योग धंधों का प्रयोग सार्वजनिक हित में हो और इसके लिए वे पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करते हैं। यानी पूंजीपति अपनी संपदा को निजी संपत्ति न मानकर संपूर्ण समाज की धरोहर माने और इसका प्रयोग वो समाज के जो निर्धन वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके कल्याण में करें। तो राम राज्य की जो संकल्पना है उसको व्यवहारिक रूप में लाया जा सकता है। गांधी जी के जो आर्थिक विचार हैं वो कई प्रकार के हैं। गांधी जी ने औद्योगिकरण का विरोध किया है।
क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कच्चे माल और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थों का विक्रय किया जाता है और बड़ी मशीनों को वो मानव जाति के लिए अभिशाप मानते थे। उनका कहना था कि समाज में सभी व्यक्ति कार्य करें, सभी व्यक्ति श्रम करें, इससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों में मेल जोल की भावना बढ़ेगी। और उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया है। वर्ग सहयोग में वो विश्वास करते हैं। जब दो समाज में धनी और निर्धन वर्ग होंगे, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग होंगे, तो उनमें वर्ग सहयोग के स्थान पर वर्ग संघर्ष होगा। लेकिन गांधी जी वर्ग सहयोग में विश्वास करते हैं ताकि जो धनी और निर्धन वर्ग के बीच का भेदभाव समाप्त होगा और सभी वर्ग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे। इसके अलावा इन्होंने न्यासीता के सिद्धांत में विश्वास किया है। साथ ही साथ औद्योगिकरण का विरोध करते समय वो कुटीर उद्योगों या कुटीर उद्योग धंधों का समर्थन करते हैं। गांव में जो है इससे जो स्वावलंबन है ये बढ़ेगा, लोग स्वयं अपना कार्य करेंगे और उससे जो उनकी इनकम होगी वो उनके विकास में आएगी। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। और गांधी जी धन और संपत्ति के कम से कम संचय यानी अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाने के समर्थक थे। ये सब उनके आर्थिक विचारों में जो है शामिल है। गांधी जी के सामाजिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी ने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है, अस्पृश्यता का अंत करने के समर्थक थे। बुनियादी शिक्षा को प्राप्त करने का समर्थन उन्होंने किया है। ये शिक्षा किताबी ज्ञान के स्थान पर बुनियादी शिक्षा, इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को रोजगार के और जीवन यापन के जो साधन हैं और जो गुण हैं उनको उपलब्ध करा सके। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के एक साथ समन्वय और उनमें प्रेम भाव, आपसी भाईचारे की बात की। और स्त्री सुधारों में उन्होंने विश्वास किया कि स्त्रियों को दोयम दर्जे करने माना जाए, क्योंकि स्त्रियां जो हैं और स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी ने इस बात में विश्वास किया और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गांधी जी के आंदोलनों में स्त्रियों की काफ़ी भूमिका थी। गांधीवाद और मार्क्सवाद में कुछ तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद में कुछ समानताएं हैं। दोनों सामाजिक अन्याय का विरोध करते हैं, श्रम को अनिवार्य मानते हैं। दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो काम नहीं करेगा वो खाएगा भी नहीं। दोनों मानवतावादी दर्शन हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य जन कल्याण और मानवता का विकास है। दोनों का अंतिम लक्ष्य राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज है। दोनों विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य विश्व को शोषण और युद्धों से मुक्त करके अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है और दोनों विचारधाराएं पीड़ित पक्ष का समर्थन करती हैं। लेकिन इतने के बावजूद गांधीवाद और मार्क्सवाद में कई सारी असमानताएं हैं। जैसे गांधीवाद नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों पर जोर देता है, मार्क्सवाद भौतिकता पर जोर देता है। गांधीवाद साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास करता है, जबकि मार्क्स कहता है साध्य पवित्र होना आवश्यक है, साधन नहीं। मार्क्स के अनुसार श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी साधन अपनाए जा सकते हैं। गांधी जी ने जहाँ पर अहिंसा की बात की, वहाँ पर मार्क्स कहता है कि अधिनायक तंत्र का जो है उसमें क्रांति की बात कही है और सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात करता है कि वो पूंजीवाद को जड़ से मिटा दें। गांधीवाद वांछित लक्ष्य की प्राप्ति अहिंसा के जरिए करने का समर्थन करता है, जबकि मार्क्सवाद में वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। अगला अंतर है गांधीवादी विचारधारा धर्म पर आधारित है, जबकि मार्क्स जो है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है और वो धर्म को जनता की अफीम कहता है। गांधीवाद वर्ग सहयोग पर बल देता है, मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है। गांधीवाद निजी संपत्ति को नष्ट करने के स्थान पर उसे न्यासी के संरक्षण में रखने का समर्थन करता है, मार्क्सवाद निजी संपत्ति के उन्मूलन पर बल देता है। इसके अलावा गांधीवादी विचारधारा लोकतंत्र का समर्थन करती है, मार्क्सवाद लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। और अगला अंतर है गांधीवाद और मार्क्सवाद में कि गांधीवाद पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करके केवल अस्थायी रूप से बड़े बड़े उद्योगों के चलने का समर्थन करता है, फिर धीरे धीरे इन उद्योगों के स्थान पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने का समर्थन करता है, जबकि मार्क्सवाद पूंजीपतियों को हटाकर बड़े बड़े उद्योग कायम रखना चाहता है और उन पर पूरे राज्य और समाज की जो राज्य और समाज का वो उस पर स्वामित्व चाहता है।
और अंतिम अंतर है कि गांधीवाद सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सत्याग्रह में विश्वास करता है, जबकि मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने गांधी जी के जीवन परिचय, रचनाएं, प्रमुख विचार, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर और गांधीवाद और मार्क्सवाद में प्रमुख अंतर को देखा। अब आइए कुछ स्मरणीय तथ्य और महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आचार्य विनोबा भावे गांधीवाद और मार्क्सवाद पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दोनों दर्शन आमने सामने एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार हैं। आइंस्टीन ने गांधी जी के संबंध में कहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला भी कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। गांधी जी ने बाइबिल के अध्याय पर्वत प्रवचन से इस बात को ग्रहण किया कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर चाटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो, शत्रु से प्रेम करो। गांधी जी धर्म और राजनीति के संबंध के विषय में कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, वे ये नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल के समान है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। गांधी जी साधन और साध्य की पवित्रता के विषय में कहते हैं कि साधन बीज हैं और साध्य वृक्ष, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही साधन और साध्य में है। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वरोपासना का फल नहीं प्राप्त कर सकता। गांधी जी हेनरी डेविड थोरो के इस विचार से पूर्णतया सहमत हैं कि सर्वोत्तम सरकार वो है जो सबसे कम शासन करती है। और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक अंक में लिखा है कि मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूँ जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। अगला है कि गांधी जी के अनुसार अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकार हमसे दूर नहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि हम कर्तव्यों को अधूरा छोड़कर अधिकारों के पीछे दौड़ेंगे तो अधिकार हमसे मृग तृष्णा के समान दूर होते जाएंगे। गांधी जी का कथन है कि यदि हम कर्तव्य करेंगे तो अधिकार हमें स्वयं मिल जाएंगे। रौम्या रोला गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों के बारे में कहते हैं कि उनकी विचारधारा एक 2 मंजिले भवन की तरह है। नीचे धर्म का ठोस और मजबूत आधार है और तथा कभी न डिगने वाले इस आधार पर ही राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। और प्रोफेसर मजूमदार के अनुसार गांधी जी के राजनैतिक दर्शन की सौर प्रणाली में मानव सूर्य है, क्योंकि कुल मिलाकर गांधीवाद जो है एक मानवतावादी दर्शन है, मानववादी दर्शन है जिसमें मानव को केंद्र में रखा गया है। मानव के स्वतंत्रता, अधिकार और उनके आत्मविकास की बात की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, महात्मा गांधी के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं तथा प्रमुख विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन विचारों को अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण वक्तव्य और जो कोटेशंस दिए गए हैं लास्ट में, उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।